So, everyone, in this video, I am going to discuss top 50 data science interview questions and answers that will be very useful for those who are going to appear for any interview related to this domain. Now, first question is, what is data science? Data science is an interdisciplinary field that combines statistical analysis, programming analysis, and domain expertise to extract meaningful insights from data. It involves processes such as data collection, cleaning, analysis, visualization, and interpretation to inform decision making. तो एक ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिस इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे फील्ड से हम कंबाइन करके और बहुत सारे फील्ड से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ते हैं, आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, या जिस डोमेन में काम कर रहे हो, सपोज मेडिकल इमेज डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, मेडिकल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, तो डोमेन एक्सपर्टाइज मेडिकल उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर होना चाहिए। और इसमें प्रोसेसेस जैसे आपको पहले तो डाटा कलेक्ट करना होगा, क्लीनिंग करना होगा प्री प्रोसेसिंग में, एनालिसिस करना होगा, विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ताकि आप कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर पाओ। मतलब डिसीजन कुछ आप वो डेटा से ले पाओ। मतलब आप क्या कर रहे हो, उस डेटा का इंसाइट देखने की कोशिश कर रहे हो आप। ठीक है। Then, what is the difference between data science and data analytics? Data science focuses on discovering new questions and insights from data, often involving machine learning and predictive modeling. ठीक है, हम क्या करते हैं हमेशा सॉरी डेटा से इंसाइट लेने की कोशिश करते हैं, न्यू क्वेश्चंस डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। While data analytics concentrates on answering specific questions using existing data, primarily through statistical analysis and reporting. But data analytics में हम क्या करते हैं, जो डेटा आपके पास है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आते हो और उसका एनालिसिस करते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो एंड देन रिपोर्ट करते हो। डेटा साइंस में ओवरऑल पूरे डेटा का ऊपर आप फोकस कर रहे हो, नया क्वेश्चंस, नया इंसाइट्स लाने की कोशिश कर रहे हो। और डेटा एनालिटिक्स में आपके पास डेटा ऑलरेडी है, उस डेटा के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में आ रहे हो। ठीक है, नॉट जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हो। Then difference between what are the differences between supervised and unsupervised learning? तो देखो, सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, लेवल डेटा यूज करते हैं, राइट। और अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेवल डेटा यूज करते हैं। एग्जाम्पल, in supervised learning, regression and classification tasks, and unsupervised learning, so मैंने क्या बोला, models are trained on unleveled data and the system tries to learn the patterns and structures from the data without explicit instructions। unleveled data से ही हम homogeneity based और similarity based क्लस्टर करते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन टास्क। देन व्हाट आर द स्टेप और एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग ए डिसीजन ट्री। देखो, डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस है और टेक्निक है। तो इसमें स्टेप्स हैं, जैसे सिलेक्ट द बेस्ट एट्रीब्यूट, use methods like information gain or Gini index to choose the attributes that best separates the data। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गेन यूज करके या तो गिनी इंडेक्स यूज करके बेस्ट एट्रीब्यूट को चूज कर रहे हो जिससे आप डेटा को सेपरेट कर सकते हो। देन क्रिएट a decision node based on the selected attributes, split the data set into subsets। राइट, जो हमने एट्रीब्यूट्स लिया, आपके पास n एट्रीब्यूट्स है बट यू हैव टेकन ओनली k एट्रीब्यूट्स, दैट इज वी हैव not taken n minus k attributes। so selected attribute के बेस पे आपने डेटा सेट को सबसेट्स में डिवाइड किया। then repeat recursively, apply the same process to each subset until one of the stopping criteria is met। ये आप रिकर्सिवली करते जाओगे जब तक आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट ना हो। that is all instances belong to the same class or no attributes are left। ठीक है, अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे आगे, या तो सारे जितने भी इंस्टेंसेस था क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, सेम क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिसीजन ट्री का स्टेप्स। सिलेक्ट द बेस्ट एट्रीब्यूट, क्रिएट अ डिसीजन नोड, सॉरी रिकर्सिव, रिपीट रिकर्सिवली।
Then what is a confusion matrix? A confusion matrix is a table used to evaluate the performance of a classification model. It compares the actual target values of those predicted by the model, displaying the true positive, true negative, false positive and false negative. आपको मैं ये डायग्राम दिखा सकता हूँ. देखो ये ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव. तो ये हम क्लासिफिकेशन टास्क में यूज करते हैं. समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स क्या है? ठीक है. तो इससे हम हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं. डिफाइन प्रिसिशन एंड रिकॉल. प्रिसिशन, ratio of correctly predicted positive observation to the total predicted positives. It indicates the accuracy of positive prediction. देखो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन और रिकॉल इनमें क्या डिफरेंस है. प्रिसिशन में हम सिर्फ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस का एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. इसलिए इसका फॉर्मूला है रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स. ठीक है. तो आपका करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, चाहे वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो. ठीक है. तो पहले ऊपर हम करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स लगते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो है मैं वो बता रहा हूं. तो वो करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय आपका टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स. तो इसे हमने क्या फाइंड आउट किया? एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शन. वाइल रिकॉल को हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं. ये क्या है? रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन टू ऑल एक्चुअल पॉजिटिव. ठीक है. इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द मॉडल टू कैप्चर ऑल द पॉजिटिव इंस्टेंसेस. आपको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं. प्रिसिशन दैट इज सेंसिटिविटी को मैंने क्या बोला? रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टिव, सॉरी रिकॉल, आई एम रियली सॉरी, रिकॉल के बारे में मैंने क्या बताया? रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन टू ऑल एक्चुअल पॉजिटिव. अब यह फॉर्मूला में देखो. ठीक है. प्रिसिशन तो समझ में आ गया. हम सिर्फ पॉजिटिव, प्रिसिशन में क्या बताया था? पॉजिटिव प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी. तो इसमें ऊपर आपका आ गया. ठीक है. ट्रू पॉजिटिव का समेशन जितना भी हमने ट्रू पॉजिटिव है, एग्जैक्टली पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. ये हो गया प्रिसिशन. देन रिकॉल दैट इज सेंसिटिविटी. हमने क्या कैसे निकाला? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ठीक है. तो रिकॉल का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना और इसका डेफिनेशन भी, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इससे हम मॉडल से कितना पॉजिटिव इंस्टेंस को कैप्चर कर पा रहे हैं वो देख रहे हैं. तो इसलिए प्रिसिशन में ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव आया है. रिकॉल में ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव आया है. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस. ध्यान से देख लो फॉर्मूला. देन एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी में हम सब कंसीडर कर रहे हैं. एक्यूरेसी में हम क्या कर रहे हैं? ऊपर आपका आ गया है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, जितना हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और जितना एग्जैक्टली है आपका ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस. सो फॉर्मूला बोल देना कि जो प्रिसिशन हो गया ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, while recall is true positive divided by true positive plus false negative also, क्योंकि हम सिर्फ एंटायर में से पॉजिटिव प्रेडिक्शन का आउटकम देख रहे हैं. ठीक है. बट प्रिसिशन में एग्जैक्टली कितना पॉजिटिव आ रहा है वो देख रहे हैं. और एक्यूरेसी इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. ठीक है. ये हो गया आपका फॉर्मूला. Then next question, what is the bias variance trade-off? Bias variance trade-off is the balance between two sources of errors in any ML model. So bias क्या है? Error due to overly simplistic assumptions in the learning algorithm. High bias can cause the model to miss relevant relations. तो अंडरफिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है अगर हाई बायस हुआ तो, क्योंकि बायस से हम सिंप्लीफाई करने की तो कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण कुछ कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी मिस हो सकता है और इससे क्या होता है? अंडर फिटिंग. बट वेरिएंस क्या है? एरर ड्यू टू टू मच कॉम्प्लेक्सिटी इन द लर्निंग एल्गोरिथम. हाई वेरिएंस कैन कॉज द मॉडल टू मॉडल द रैंडम नॉइस इन द ट्रेनिंग डाटा. तो क्या होगा? आपका ओवर फिटिंग प्रॉब्लम होगा. ठीक है. एन ऑप्टिमल मॉडल मिनिमाइजेस बोथ बायस एंड
वेरिएंस, क्योंकि बायस ज्यादा कर दिया, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश में अंडरफिटिंग प्रॉब्लम आ सकता है। वेरिएंस ज्यादा करने से हमारा वेरिएंस की जगह, मतलब वेरिएंस करते क्यों है, कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक्चुअली डील कर सकते हैं थ्रू हाई वेरिएंस। बट हाई वेरिएंस से क्या होगा, नॉइजेस भी आ सकते हैं ट्रेनिंग डेटा में, और उसके कारण आपका हाई वेरिएंस के कारण ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो बायस यहाँ पे ये फिगर आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट मैं बता देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन ऑफ द मॉडल एंड द करेक्ट वैल्यू, ये आपका बायस दे रहा है। ठीक है, एंड वेरिएंस हाउ द प्रेडिक्शंस ऑफ ए गिवन फॉर ए गिवन पॉइंट वेरी बिटवीन डिफरेंट रियलाइजेशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, साइंस ऑफ ए हाई बायस, अभी बोला हाई बायस होगा तो क्या होगा, अंडरफिटिंग होगा, फेलियर टू कैप्चर डाटा ट्रेंड्स, देन ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएगा, हाई एरर रेट आ सकता है। और साइन ऑफ हाई वेरिएंस में क्या होगा, मैंने बताया था अभी, हाई वेरिएंस के कारण ओवरफिटिंग प्रॉब्लम होगा, और हाई बायस के कारण अंडरफिटिंग हो रहा था। सॉरी, अंडरफिटिंग मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी मिस हो रहा है, बट हाई वेरिएंस के कारण आपका ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, नॉइजेस आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, और फोर्सिंग द डेटा पॉइंट्स टुगेदर। तो फिर से बोल रहा हूँ, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। Explain overfitting and underfitting. Overfitting occurs when a model learns the training data too well, capturing noise and fluctuation that do not generalize to new data. While underfitting happens when a model is too simple to capture the underlying structure of the data, resulting in poor performance on the both training and test data. तो underfitting में हम कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं, ओवरफिटिंग में कुछ ज्यादा ही हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिसमें नॉइज भी आ सकते हैं। तो बट हमें ऐसा नहीं सही है, हमें बैलेंस कार्ब चाहिए। देखो यहाँ अंडर फिटिंग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिस हो सकते हैं, ये जो पॉइंट्स इस साइड है आपको दिखाई दे रहा है माउस कर्सर के पास, दोस पॉइंट्स में भी मिस। और अंडर ओवर फिटिंग पे तो पूरा ही नॉइजेस वगैरह लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका एग्जैक्ट कभी न्यू डाटा को वो आइडेंटिफाई नहीं भी कर सकते हैं। बैलेंस होना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन? क्रॉस वैलिडेशन इज a technique for assessing how a predictive model will perform on an independent data set. Data is partitioned into subsets, and the model is trained on some subsets and tested on the remaining one. And this process is repeated multiple times to ensure the model's performance is consistent. एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम अपने जो डेटा सेट है उसको डिफरेंट सबसेट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसी में से कुछ सबसेट्स में हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, और जो बाकी रह गया सबसेट हो गया उससे हम टेस्ट करते हैं। और ये प्रोसेस को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं ताकि हम मॉडल का परफॉर्मेंस जो है उसको अच्छे से मेजर कर पाए। ठीक है, ये देख सकते हो आप, क्रॉस वैलिडेशन का एग्जाम्पल है ये, फोल 1, फोल 2, फोल 3, फोल 4, फोल 5 का मतलब 5 फोल हम दे रहे हैं। ठीक है, आइटरेशन 1 2 3 4 5। सो देखो ये अभी फोल 1 में टेस्ट के लिए ये वाला सबसेट रखा और ट्रेनिंग के लिए ये 4 सबसेट रखा। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस हमने लिया आइटरेशन 1 में। सिमिलर आइटरेशन 2 में अभी फोल 2 में टेस्ट के लिए रखा, और फोल 1, फोल 3, फोल 4, फोल 5 ये है आपका ट्रेनिंग के लिए। सिमिलरली आइटरेशन 3 4 5। सो ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इसका एवरेज परफॉर्मेंस लेंगे, जो भी आइटरेशन हो रहा है ना, हर एक का परफॉर्मेंस का एवरेज परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। तो इससे पूरा प्रॉपर हमें समझ में आएगा कि हमारा मॉडल एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रहा है। के फोल ये तो मैंने 5 फोल का दिखाया, तो एसएमसी के फोल का है। ठीक है, के फोल मतलब आपका के टाइम्स का, ये देख रहे हो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ऐसे के या 5 फोल्स ले रहे थे हम, यहाँ पे के नंबर ऑफ फोल्स ले सकते हैं। ठीक है, आइटरेशन 1 में 1 2 5 लाइक दैट। देन एक सिंपल सी चीज है, बट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज एन इपॉक इन मशीन लर्निंग। इपॉक क्या है? An epoch is one complete pass through the entire training data set by the लर्निंग एल्गोरिथम, जो भी एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो। तो ये कंप्लीट पास है आपका ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर, एक कंप्लीटली पास है बाय योर एल्गोरिथम, बाय योर स्टूडेंट लर्निंग एल्गोरिथम। व्हेन ट्रेनिंग ए मशीन लर्निंग मॉडल, especially in deep learning, data is often too large to fit all at once, right? So it splits into batches. The model is updated
once per batch. After all batches are used, the full data set is, that is the full data set is seen, one epoch is completed. हम बहुत सारे डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, हमारे डेटा सेट में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, तो उसको डिवाइड करते हैं बैचेस में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, मॉडल को हर एक बैच के थ्रू अपडेट करते हैं। जब पूरे बैचेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्या है, पूरा डेटा सेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरे डेटा सेट को उसने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब अपडेट हमारा एल्गोरिथम ने पूरे डेटा सेट के साथ परफॉर्म कर लिया, तो एक इपॉक कंप्लीट होगा। तो ऐसा आप कितने बार भी इपॉक कराओगे ये आपके ऊपर है। जैसे आपके पास सपोज 1000 इमेजेस का एक डाटा सेट है, और आपका बैच साइज आपने लिया 100, मतलब एक बार में 100 इमेज, तो वन इफेक्ट में कितना लगेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि एक बैच साइज का 100 है, तो 10 बैचेस लगेगा, राइट। नाउ ड्यूरिंग ईच बैच द मॉडल अपडेट्स इट्स पैरामीटर वंस, ठीक है। हर एक बैच में मॉडल क्या कर रहा है, अपना पैरामीटर्स को अपडेट कर रहा है। आफ्टर सीइंग ऑल द 100 इमेजेस वंस थ्रू 10 अपडेट्स, वन इपॉक इज कंप्लीटेड। जब पूरा 1000 इमेजेस हो गया 10 बैच में, तो एक इपॉक कंप्लीट होगा। नाउ इफ यू ट्रेन फॉर 10 इपॉक्स, द मॉडल विल गो थ्रू द एंटायर डाटा सेट, हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। आ गया समझ में? फिर से बता रहा हूं, आपका एक डाटा सेट है जिसमें सपोज 1000 इमेजेस है, इसको आपने बैचेस डिक्लेयर किया, बैच साइज डिक्लेयर किया 100, मतलब 100 इमेज एट ए टाइम। तो वन इपॉक में पूरा 1000 इमेजेस को कवर करने के लिए कितना बैचेस चाहिएगा, 10 बैचेस, ठीक है। और हर एक बैच में आप मॉडल का पैरामीटर्स को देख रहे हो, अपडेट कर रहे हो। जब 1000 इमेजेस हो गया 10 अपडेट में, तो एक इपॉक कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरह आप क्या कर सकते हो, 10 इपॉक कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, एक वो जो 1000 इमेजेस हैं, आप 10 टाइम्स उसको गो थ्रू करोगे, ये हो गया आपका इपॉक, ठीक है। मीन्स वन कंप्लीट पास थ्रू द एंटायर ट्रेनिंग डाटा सेट। देन व्हाट आर एजेंट वेक्टर्स एंड एजेंट वैल्यूज, ठीक है। In linear algebra, eigenvectors or eigenvectors are vectors that, when a linear transformation is applied, change only in scale, not direction. Eigenvectors or eigenvalues are scalars indicating how much the eigenvectors or eigenvectors are stretched or compressed during the transformation. In data science, they are used in techniques like principal component analysis to identify the directions of maximum variance in data. बस ये ध्यान रखना, आइजन वेक्टर्स जो है, और ये हम यूज करते हैं पीसीए में, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम मैक्सिमम वेरिएंस का डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर पाए। ये अगर हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला देखेंगे, जो आपका मैट्रिक्स है, आइजन वेक्टर्स इक्वल टू आइजन वैल्यू इनटू आइजन वेक्टर्स। और ये कहाँ यूज करते हैं, मैंने बताया था अभी, पीसीए में। पीसीए में काम क्या करते हैं हम, बहुत सारे डायमेंशन, जैसे यहाँ पे आपको 3 डायमेंशन है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2 डायमेंशन। और यही चीज करने के लिए हम वेरिएंस निकालते हैं, मैक्सिमम वेरिएंस का डायरेक्शन पता लगाते हैं, और उसमें ही हमारा जो है एजेंट वेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड टुपल। सो लिस्ट क्या होता है, आपका म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हो, और इसको इस लिस्ट डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। टाइप ये तो आपका समझ में आ गया, ये डेटा स्ट्रक्चर का ही है, पाइथन में हम यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है। और टुपल जो है इम्यूटेबल है, जिसको हम एक बार डिफाइन करने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते, और इसके लिए हम टुपल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चंस एग्जैक्टली यहाँ या 11 लिखा हूँ, बट एक दीपक को लेके 12 क्वेश्चंस डिफाइन किया, डिस्कस किया, और बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज टेल मी, एंड दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।